हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी वाले मैथ में एरिया जो चैप्टर है। अगर आपके पास पुस्तकें हैं एसडी यादव की, तो एसडी यादव की किताब से हम बताने वाले हैं। और इस चैप्टर में त्रिभुज पे आधारित प्रश्न, जो पहले प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, वो हम बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं। तो भाई ये समझते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों के पहले सूत्रों को समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सूत्रों को समझने के लिए उससे पहले आपको समझना होगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज और आएंगे इसके प्रकार पे। त्रिभुजों को दो प्रकार से बांटा जाता है। दो प्रकार होते नहीं, दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला आ जाता है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, और दूसरा होता है भुजा के आधार पर। ये बातें होती हैं आधार पर। जो कोण के आधार पर बांटा जाता है वो उसकी तीन वैरायटी होती है। सबसे पहले तो न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। उसकी आकृति भी कुछ इसी प्रकार से दिखने को मिलती है, जहाँ पे ये तीनों कोण जो होते हैं वो 90 अंशों से कम होते हैं। क्योंकि न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण की वैल्यू होती है 0 से अधिक होनी चाहिए, 90 से कम होनी चाहिए, वो न्यून कोण होते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हैं, वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, वो समकोण त्रिभुज होता है। आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता होगा। ये वाला जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है, जहाँ पे एक कोण 90 अंश का होना कंपलसरी है। तीसरा जो होता है वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात जहाँ पे ये 90 बन रहा था उसको थोड़ा सा और तिरछा कर देते हैं तो वो 90 से बड़ा बनने लगेगा। ऐसे में जो त्रिभुज प्राप्त होगा वो अधिक कोण त्रिभुज होगा, ठीक है। ये हो गई इनकी वैरायटियाँ। भुजा के आधार पर देख लेते हैं। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर उसकी आकृति हम बनाएं तो कुछ इस प्रकार से रहेगी। ये तीनों लाइनें उसकी बराबर हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों समान लग रहे हैं आपको। देखिए, अगर इसके कोणों की बात की जाए तो सभी कोण 60 अंश के होते हैं। समबाहु त्रिभुज है ना, तो इसके सभी कोण 60 अंश के होते हैं, और 60 अंश एक न्यून कोण होता है। इस वजह से ये न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है और समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। तो बात ये समझनी है कि भुजाओं और कोणों के आधार पर का मतलब यही होता है कि अगर इसको देखा जाए भुजाओं के आधार पर तो समबाहु त्रिभुज है, और कोणों के आधार पर देखा जाए तो ये न्यून कोण त्रिभुज भी है। तो ये वैरायटी आपको समझनी होगी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों एक ही हो सकते हैं, और दोनों अलग अलग वैरायटी भी हो सकते हैं। होने की संभावना बहुत सी है, पर इन तीनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंट होता है। जो अंतर है वो हमने बता दिया। अब ये तीन लोग होंगे, इनमें भी डिफरेंस होगा, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज हो गया जिसके सभी भुजाएं बराबर हो, यानी तीनों भुजाएं बराबर हो। और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कुछ इस प्रकार से उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। नीचे वाले को आधार कह लेते हैं, क्योंकि प्रश्नों में इनको आपको समझने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार इतना और बराबर भुजाएं इतने, तो बराबर भुजाएं ये होती हैं और आधार ये कहलाता है। अगला जो होता है वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग माप की हों, उनकी भुजाओं की माप कोई समान ना हो, तो इसे विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब ये विषमबाहु त्रिभुज आपका अधिक कोण त्रिभुज के जैसा लग सकता है, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी बन सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज को जब मिला दिया जाए तो एक ऐसा त्रिभुज प्राप्त होता है जिसकी ये दोनों भुजाएं बराबर भी हैं और 90 अंश का कोण भी है। तो ऐसे प्रकार के त्रिभुज को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहा जाता है। हालांकि ये
किसी वैरायटी में गिना नहीं जाता, ना इसमें गिना जाता है ना इसमें गिना जाता है। इसमें दो अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों की क्वालिटियों को मिला करके एक ऐसा कुछ कहा जा रहा है जिसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कह लिया जाता है। ये कहने का तरीका है भाई, लेकिन मुख्य रूप से आपको अगर तरीकों प्रकार के बारे में समझना है तो त्रिभुज बस इतने प्रकार के होते हैं। जब इन प्रकारों को आपने सीख लिया है तो आइए थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपने बहुत बार पढ़ा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपने पढ़ा होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये कहाँ से मिला है, ठीक, वो थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए भैया, एक वर्ग या फिर आयत ले लीजिए, ठीक है, इसको दो भागों में बांटने के लिए एक विकर्ण खींच दीजिए। विकर्ण खींचने के बाद एक जो त्रिभुज बन जाएगा ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। इस चतुर्भुज या फिर आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाता है। ठीक है, चौड़ाई होता है। अगर इसका आधा हिस्सा ले लिया जाए तो हम 1/2 लगा देते हैं, तो यहाँ से कुल मिला के प्राप्त होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक, तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये जो हिस्सा है वो आधार कह दिया जाए या फिर लंबाई कह दी जाए, इसे ऊंचाई कह दिया जाए या चौड़ाई कह दी जाए, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो अगर यहाँ पे लगाना चाहें तो बड़ी आसानी से लगता है। ये आधार हो गया, 90 अंश के साथ में जो हिस्सा दिखाई देगा वो ऊंचाई हो जाएगी, और यही वाला सूत्र यहाँ और यहाँ पे भी लग सकता है। कभी कभी ऐसे करके आपको दिया गया होता है 90 अंश का कोण बनता हुआ कि एक त्रिभुज है, इसका आधार आपको पता है, ये ऊंचाई दे दी गई होती, तब पर भी ये सूत्र लग जाएगा। एक स्थिति ये भी होती कि इसमें भी लग जाए, इसमें डॉट डॉट करके यहाँ पे ऐसे बढ़ा दिया जाता है और इसको भी बढ़ा दिया, ऐसे मिलाया जाता है और यहाँ पे 90 खींचा जाता है, ये बताने के लिए कि ये ऊंचाई है और इसकी वैल्यू आपको दी गई होती है, और आधार यहाँ से यहाँ तक वाला लेना होता है। तो आधार गुणित ऊंचाई यहाँ पे भी लग सकता है। यही वाला फार्मूला आपको तीनों में लग सकता है। ये वाला फार्मूला यहाँ पे भी लग सकता है, लेकिन भुजाओं और ऊंचाई के बारे में पता हो तब। ठीक है, अब एक फार्मूला तो आपको याद हो गया जो आपको बहुत बार काम आने वाला है। इसके अलावा एक हीरोन का फार्मूला होता है और एक लगता है समबाहु त्रिभुज वाला फार्मूला, वो भी लिख देते हैं। देखिए, आपको जो भी मैंने लिख करके दिखाया है आप इसको फार्मूला लिख लेंगे और ये चित्र अगर आपने बगल में बना लिया तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, एक फार्मूला इसके लिए लगता है समबाहु त्रिभुज के लिए विशेष रूप से। अब यहाँ पे लिखा है तो यहीं पे लिख देते हैं। देखिए भैया, इसके जो भुजाएं होती है, तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसको सभी भुजाओं को अगर a मान लिया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है √3/4 a² भुजा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब अगर आप चाहें तो इससे निकालने का एक तरीका भी होता है, वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसे याद कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसको बताने लगेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इस फार्मूले की, तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और भी होता है, ये जो इसकी हाइट है, ये ऊंचाई है h, इसकी ऊंचाई का भी एक फार्मूला पूछा जाता है, तो उसका होता है √3/2 a, यानी भुजा के साथ √3/2 का गुणा हो जाता है। तो ये फार्मूले लगते हैं समबाहु त्रिभुज में। अगर विषम बाहु त्रिभुज या विषम बाहु त्रिभुज की बात की जाए तो इसमें हीरोन का फार्मूला लग जाता है। अगर ये त्रिभुज ABC है तो इसकी जो भुजाओं की माप होती है, इस A के सामने वाली भुजा को A कह लिया जाता है, C के सामने वाली भुजा को स्मॉल c, B के सामने वाली भुजा को स्मॉल b, ये भुजाओं की माप हो जाती है। और इनसे निकाला जाता है अर्ध परिमाप। क्या निकाला जाता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A + B + C, ये तो परिमाप हो गया, तीनों भुजाओं का योग परिमाप हो गया, और इसी में बटे 2 कर दिया तो अर्ध परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप हो जाने के बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लग जाता है √S S - A S - B और S - C। तो यहाँ पे वो फार्मूला लग जाता है। ठीक है, तो ये जो फार्मूले हैं आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, ये आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, और कोई फार्मूला की बात की जाए तो ठीक है, और ज़्यादा कुछ फार्मूला इसमें लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में लगता है, जो हमने मिटा दिया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, उसको तो मिटा दिया। उसमें भी एक फार्मूला लग जाता है, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक फार्मूला और एक्स्ट्रा याद करने के बजाय इतने से काम कर लिया जाए तो मतलब हो जाता है। तो आपका यह फार्मूला हर जगह लगने वाला है। यह फार्मूला समबाहु त्रिभुज में लगेगा, केवल इसको याद रखना चाहिए। यह फार्मूला तब लगता है जब तीनों भुजाएं आपको पता हो, किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं पता हो, तब आप इसको लगा देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूलों को हमने समझा दिया। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पहला दिखाई दे रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देखिए, आपको भुजाएं पता हैं। अगर आपको 15 सेंटीमीटर कह रहा है तो a बराबर 15 ले लीजिए, b बराबर 13 हो गया और c बराबर आपका 14 हो गया। ये हो गए तीनों भुजाओं की माप। अब इसमें कौन सा फार्मूला लग गया? हीरो का फार्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो तीनों भुजाओं का योगफल करेंगे, यानी 15 प्लस 13 प्लस 14 बटे 2 करेंगे। आप जोड़ देते हैं, ये जोड़ते हैं, इसको क्या मिलेगा? तो 5 3 8 4 12, 2 हाथ से लगे 1 इसमें जोड़ेंगे तो 2 3 4 42 हो रहा है। 2 से भाग करेंगे तो 21 मिल जाएगा। ठीक, अब क्षेत्रफल वाला जो फार्मूला होता है वो होता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, ओके। अब देखेंगे जो s है वो तो 21 है, लिख लिया, गुणते। देखिए s माइनस a यानी 21 माइनस 15, डायरेक्ट घटा के लिखते हैं। ये अपना एसएससी वाला पढ़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा कम डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे, तब पर भी काम चल जाएगा। मतलब 21 में डायरेक्ट 15 घटा दीजिए। 21 में 15 घटाने पे कितना मिलता है? 6 मिलता है। क्या मिलता है? 6 मिलता है। हो गया, गुणते। 21 में 13 घटा दीजिए तो कितना मिलता है? 21 में 13 घटाने पर 8 मिलता है, यहाँ पे 8 लिख देंगे। और 21 में 14 घटाने पे क्या मिलता है? 7 मिलता है। तो ये 7 मिल गया, इतना हो गया। अब इसका गुणा नहीं कराना है, बहुत से लोग इसका गुणा कराने लगते हैं, तो नहीं, गुणा नहीं कराना है, इसका गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, 21 को 7 त्रिक 21 होता है, 7 त्रिक 21 हो गया। ये 6 का 3 दूनिया 6 होता है, और 8 का 2 दूनिया 4 दूनिया 8 होता है, यानी 2 गुणते 2 गुणते 2 होता है। और 7 को 7 रहने दीजिए। ये 7 मिल गया, बाहर आ गया। ये 3 मिल गया, बाहर आ गया। ये 2 मिल गया, बाहर आ गया। और ये 2 मिल गया, बाहर आ गया। अब इनका गुणा करा देना है। तो 7 त्रिक 21, 21 दूनिया 42, 42 दूनिया कितना होता है? 84 हो जाता है। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। सब सेंटीमीटर में थे ना, सेंटीमीटर में थे, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि यदि एक त्रिभुज की कोई भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो भाई बात समझो, कह रहे हैं कि कोई त्रिभुज है आपके पास, इसमें एक भुजा है आपकी जो है 12 सेंटीमीटर की है, और इसी भुजा से ऊंचाई आपको दी गई है, कितनी है? 8 सेंटीमीटर। आपको इस बात को समझना होगा। ठीक है, उसी भुजा से कह रहे हैं, इस भुजा से इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। और ऐसे में जब क्षेत्रफल आपसे पूछ रहे हैं तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल में वही सूत्र लगा देना होगा, 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। क्या बात ये समझ में आई? आधार गुणते ऊंचाई। तो 1/2 रहेगा, आधार आपका 12 रहेगा और ऊंचाई 8 रहेगी। इसको काट देते हैं 4, 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा आपको ये उत्तर के रूप में। अब जो अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर वाले भुजाओं वाले एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाया गया जो त्रिभुज है, इससे बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी आपके पास 3 भुजाओं वाले एक त्रिभुज है, जिसमें एक 12 सेंटीमीटर है, एक 18 सेंटीमीटर है, दूसरा 26 सेंटीमीटर, तीसरा 26 सेंटीमीटर के एक भुजा के त्रिभुज है। इनके मध्य बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा त्रिभुज जो इसके बीच में बना हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। किसका? वो भी अंदर वाले का। तो भैया बात ये हो जाती है
कि जब ऐसा मिलाया जाता है तो इस 26 का आधा यहाँ पे 13 मिल जाता है, इस 12 का आधा यहाँ पे 6 मिल जाता है, इस 18 का आधा यहाँ पे 9 मिल जाता है और ये कुल मिला के एक त्रिभुज बन जाता है। अब इसमें हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे आप बाहर वाली भुजाओं का क्षेत्रफल भी निकाल सकते थे हीरोन का सूत्र लगा करके, उसको 1/4 ये अंदर वाला होता है। लेकिन अगर आपको ऐसी भुजा मिल गई है तब इसका भी सूत्र लगा करके उत्तर निकाला जा सकता है। अब आप कह सकते हैं कि a बराबर आपका 9 हो गया है, b बराबर आपका 6 हो गया और c बराबर आप कह सकते हैं 13 हो गया है। s बराबर निकालेंगे, ये s है 5 नहीं है, तो 9 + 6 + 13 करेंगे और बटे 2 करेंगे। जोड़ने का प्रयास करते हैं। 9 × 6 = 15, 15 × 3 = 18, 18 का 18 से लगे 1, इसमें जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 28 2 से भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा 14। आपको s की वैल्यू 14 मिल चुकी है। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। अंडर रूट के अंदर पहले s लिखेंगे, s मतलब 14 गुणते 14 में से 9 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 5 गुणते 14 में से 6 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 14 में 6 घटा देंगे तो 8 मिल जाएगा और 14 में जब 13 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा 1। तो कुछ इस प्रकार से इतना मिल रहा है, ठीक है। 14 में 9 घटाने पे 5 ही तो मिलता है ना, ठीक ही है। अब इसका गुणनखंड करने की बारी आ जाती है। यह है 7 दूनी 14, ये है 5, ये है 8। 8 का क्या हो जाता है 2 गुणते 2 गुणते 2 और इस 1 का कोई काम ही नहीं था। इसका जोड़ा बन रहा है और इस 2 का बन रहा है, ठीक है, इस 2 का बन रहा है। तो इससे 2 निकला और इससे 2 निकला और ये 5 × 7 = 35 सेकंड में 35 अंदर है गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये 4 √ 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि अंदर बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से इस प्रश्न को लगाया जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें कहा जा रहा है कि इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो है कितनी 8 सेंटीमीटर। आपकी भुजा दी गई है वो 8 सेंटीमीटर है और आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको हमने बताया था, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हो, 8-8 सेंटीमीटर की हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे होता है √3/4 a²। तो √3 तो रह जाएगा ही, बटे 4 भी रहेगा और यहाँ पे 8 × 8 लिखेंगे हम। इससे इसको काट देते हैं, 2 मिल जाएगा। 8 दूनी 16 दिखाई दे रहा है और √3 कहीं जाएगा नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर हम कह सकते हैं ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। और लगे हाथों हम इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करने का प्रयास कर देते हैं, क्योंकि ऊंचाई भी कभी कभार पूछ ही लेता है। तो √3/2 गुणते a होता है, या फिर a अकेले डायरेक्ट लिख दो, गुणे का निशान ना बनाओ, लेकिन गुणा तो रहता ही, आप उसे भाग नहीं सकते हो। तो यहाँ पे 8 रखना होगा, 2 से काट देंगे कितना मिल जाएगा 4। तो ये 4 √3 सेंटीमीटर रहेगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा क्योंकि क्षेत्रफल है, वो सेंटीमीटर में रहेगा क्योंकि ऊंचाई है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 √3 सेंटीमीटर है। यानी हमको क्षेत्रफल दिया गया है किसका, एक समबाहु त्रिभुज का, जो है 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल के बारे में मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 a²। तो यहाँ पे 25 √3 ऐसे बराबर हो जाएगा। a² को यही रहने दीजिए, ये 25 √3 रहेगा। 3 √3 वाला नीचे जाएगा, ये जो 4 है वो ऊपर जाएगा, √3 काट दीजिए। अब a² है तो a बराबर लिखना है, तो अंडर के अंदर ये 25 गुणते ये 4 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 4 का वर्गमूल होता है 2, 5 दूनी कितना दिखाई दे रहा है, 5 दूनी दिखाई दे रहा है 10 सेंटीमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज की भुजा होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी, अर्थात एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं कितनी हैं 10 सेंटीमीटर है। और इसका क्षेत्रफल आपको पता चल ही गया है। अब मैं बस ये जानना चाहूँगा कि क्या आप इसका ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, ये जो ऊंचाई है ये ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं क्या? आप ऊंचाई ज्ञात करके कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगला प्रश्न है वो पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है वो 6 सेंटीमीटर की है और आपको बस इसकी ऊंचाई ज्ञात कर देनी है, ऊंचाई बता देनी है। तो भैया ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हैं, 6-6 सेंटीमीटर की है, ये समबाहु त्रिभुज हो जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो इस हिस्से को इसकी ऊंचाई कहा जाता है। इस ऊंचाई के लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया कि √3/2 और a होता है, ठीक है, √3/2 a होता है। तो √3 ऐसे ही रहेगा, बटे 2 ऐसे ही रहेगा, एक ही जगह अपना 6 रख दिया जाएगा, 2 से काटेंगे 3 मिल जाएगा। और ये 3 √3 सेंटीमीटर कह सकते हैं कि हमारा इस त्रिभुज की
ऊंचाई होगी। जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। भैया इसमें समझने वाली बात यह है कि समद्विबाहु त्रिभुज भले भी है, इसकी दो भुजाएं भले भी बराबर है, पर आधार यानी नीचे वाला 12 सेंटीमीटर का है और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, इस डायरेक्ट ऊंचाई की बात कर रहा है जो कि 9 सेंटीमीटर की है। तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का कोई विशेष रोल है नहीं, इसमें आधार गुणते ऊंचाई ही लगने वाला है। 1/2 आधार गुणते ऊंचाई ही लगेगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 लिखेंगे, आधार कितना है अपना 12 और ऊंचाई कितना है 9, 2 से काट देंगे, यहाँ पे 6 मिल जाएगा। 6×9 = 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ भले भी जाए, कितना भी लंबा खींचा जाए, लेकिन लगना तो बस यही है। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही और आगे के वीडियोस भी ऐसे ही आएंगे, पर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चाहिए और कितना चाहिए। मैं क्षेत्रफल पूरा चैप्टर पहले ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।